हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। तो जैसे कि मैंने आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जीके एंड जीएस की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक पढ़ाए थे, जैसे कि भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के जल परिवहन, वायु परिवहन या फिर सड़क परिवहन, रेल परिवहन, प्रमुख नदियाँ, सबसे चौड़ी नदियाँ, सबसे लंबी नदियाँ, इस प्रकार के रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस और उनके थियोरेटिकल पोर्शन करवाए थे। अगर आपने वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन और किस प्रकार के थियोरेटिकल पोर्शन को आपको तैयार करना है वो आपकी प्रिपेयर हो सके। ओके, उसी सीरीज में आज मैं आपको एक बात करूंगा जीएस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉल्यूशन, जिसे आप प्रदूषण भी बोलते हो। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे देश में वायु, जल, मृदा, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो डीप नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं वो पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि आपका बीओडी क्या है, इस प्रकार की चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये तैयार हो सके कि किस प्रकार के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार के नहीं। वैसे आपको मैं बेसिक तरीके से लेकर चलूँगा, किस प्रकार के प्रदूषण होते हैं वो भी बताऊँगा, किस किस प्रकार की उनकी कमियाँ हैं वो भी बताऊँगा, और किस प्रकार से उनको दूर किया जा सकता है वो भी बताऊँगा। ओके, और पूरा थियोरेटिकल पोर्शन होने के बाद वीडियो के एंड में मैंने आपकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि मैं हर लेक्चर में करता हूं, आपको पूरा थियोरेटिकल पोर्शन कराने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूं। ओके, तो वो वीडियो के एंड में थियोरेटिकल पोर्शन खत्म होने के बाद उन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाकर कोशिश कीजिएगा कि कितना समझ में आपको आया। और साथ ही साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि टोटल क्वेश्चंस में से जो मैंने आपको पूछे हैं, उन क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि आपका फीडबैक भी मुझे मिल सके। ओके, तो दोस्तों नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। देख सकते हो क्या है हमारा पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। तो देखो, सरल शाब्दिक शब्द में कहा जाए तो पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों की गुणवत्ता में अवांछित परिवर्तन आने से उनके स्वाभाविक स्तर का कम होना प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना, आपकी मृदा में उपज की मात्रा कम हो जाना, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाना, या ध्वनि में आपकी नए नए प्रकार के सोर्सेज लाकर नए नए शोर आते हैं, उस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो आपके पर्यावरण में जैविक हो या फिर अजैविक हो, दोनों में आपकी गुणवत्ता में जब आपका अवांछित परिवर्तन आता है, यानी कि जो नहीं होना चाहिए था वो परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रदूषण कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो, आपके प्रदूषण काफी प्रकार के होते हैं। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा भी आपके बहुत प्रदूषण होते हैं, जैसे कि समुद्री प्रदूषण, ताप्तीय प्रदूषण, रेडियोधर्मिक प्रदूषण, या फिर इसी प्रकार का नैतिक प्रदूषण। आपके अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं इन चारों से पूछे जाते हैं, इसलिए हम इन चारों को कवर करेंगे। ओके, तो आज का आप टॉपिक लिख सकते हो वायु प्रदूषण। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे वातावरण में जो वायु होती है उसकी मात्रा, कुछ आपके जो गैसेस की मात्रा होती है वो कुछ सीमा आपके पाई जाती हैं। जैसे कि नाइट्रोजन जो होगी वायु में वो 78%, जो कि आपका 78.84% परसेंटेज होती है, लेकिन एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में जब देखा जाता है तो 78% लिखा आता है। वैसे ऑक्सीजन 21% लिखा आता है, 20.94% ऑक्सीजन होती है हमारे वायु में। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, ऑर्गन 0.93 होती है, हाइड्रोजन 0.005 होती है और मीथेन आपकी 0.0002% होती है। तो इस प्रकार से हमारे वायु में ये निर्धारित होती है इनकी मात्रा। अगर इनकी मात्रा में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हो जाता है या फिर आपका बड़े पैमाने पर हो जाता है, कैसा भी हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका वायु प्रदूषण कहलाता है। ओके, इसके मुख्य जो कारण होते हैं वो आपके कौन कौन से कारण होते हैं? तो मुख्यतः दो कारण होते हैं, एक तो आपका प्राकृतिक कारण होता है और दूसरा होता है आपका मानव निर्मित। पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक कारण में हमारा किस प्रकार से आपका जो वायु है वो आपकी हमारी प्रदूषित होती है। पहला, ज्वालामुखी विस्फोट। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे भारत में जो आपके प्रस्तुत ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो उसके साथ में आपके काफी प्रकार के धुएं में कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, तो उसके कारण प्राकृतिक आप प्रदूषण है ये। उसके कारण वायु में आपके क्या होते हैं? वो कार्बन मिल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। साथ ही साथ में बिजली का गिरना,
या फिर भूसंखलन या फिर धूल भरी आंधी या फिर जंगलों में प्राकृतिक रूप से आग लग जाती है जब गर्मी बढ़ती है, तब उसके कारण जो धुआं उठता है उससे भी होता है। तो ये तो आपके कुछ प्राकृतिक कारण, और उसी के साथ साथ में कुछ मानव निर्मित भी कारण होते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करना, और वो आपके धुएं के रूप में कार्बन फैक्ट्री से निकलती है या फैक्ट्रियों से निकलती है, जो कि अधिक मात्रा में CO2 निकलती है। आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर फैक्ट्रियों के धुएं में से निकलता है। नेक्स्ट है घरेलू अपशिष्ट, जैसे कि कचरा हो गया या किसी भी प्रकार की चीजों को जलाते हैं उससे धुआं निकलता है, तो घरेलू से भी होता है। साथ साथ में रेडियोधर्मी अपशिष्ट हो जाती हैं, जब रेडियो एक्टिव चीजों को जलाया जाता है, फॉर एग्जांपल आपके टीवी, फोन, LED टीवी, इनको जब जलाया जाता है, आपका फोड़ा जाता है, तब उससे भी कुछ कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं। उसी के साथ साथ में वाहन और कारखानों का धुआं, आपको भी पता होगा जो वाहन से धुआं निकलता है यानी कि CO निकलता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता है ना, वो पर्यावरण के वायु को दूषित करने में सबसे प्रमुख कारण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायु में सबसे प्रमुख कारण प्रदूषित वायु करने वाला कौन सा होता है सबसे ज्यादा मात्रा में, तो वो होता है वाहनों से निकला धुआं, जो कि CO होता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वहीं पर ही कारखानों से जो धुआं निकलता है वो होता है CO2। CO और CO2 दोनों का केमिकल फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, जो कि कारखानों के धुओं से निकलती है। ओके, तो ये दो कारण थे जो आपके वायु प्रदूषण को प्रभावित करते हैं। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, तो देखो इसका अगर आपको ये मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसके कारण अम्ल वर्षा यानी कि जो आपके एसिडिक रेन होती है वो इसके कारण हो जाती है, जो कि आपका SO2 प्लस में CO2 आप ऊपर जाता है और बादलों के मिलने के साथ वो क्या करवाता है, एसिडिक रेन यानी कि अम्ल वर्षा करवाता है। जो कि आपका काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है, तो इसी के कारण पड़ रहा है, अम्ल वर्षा के कारण। वो ताजमहल का रंग पीला होने के साथ साथ हमारा वातावरण भी नुकसान होता है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी नुकसान होते हैं, जो हमारी फसलें होती हैं वो भी नुकसान होती है। तो सारी की सारी चीज इससे प्रभावित होती है, ताजमहल का रंग ही केवल पीला वाला प्रभावित नहीं होता है। ओके, उसी के साथ साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आपका जो कार का वाहन चलता है यानी कि जो आप वाहन हमारे चलते हैं उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलती है, और साथ ही साथ में उसके कुछ और भी जैसे कि शीशा भी उसके साथ साथ में निकलता है। तो वहां से भी आपके कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका पारा, जिसे आप मैग्नीशियम भी कहते हो यानी कि मरकरी भी कहते हो, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Hg होता है। तो पारा से मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की बीमारियां होती है, तो मनुष्य के शरीर में पेट से रिलेटेड आपकी जो बीमारियां होती हैं वो पारे के कारण ही होते हैं, जो कि पारा जो होता है वो हवा के साथ में घुल मिलकर मनुष्य के शरीर के अंदर आ जाता है। ओके, जैसे कि पहले फॉर एग्जांपल कई साउथ जगहों पर पारे की आपकी फैक्ट्री बनी हुई थी, लेकिन सरकार के द्वारा NGO की मदद के द्वारा सारी की सारी फैक्ट्रियों को बंद करवाया गया, क्योंकि आसपास के जो वहां पर लोग थे रहने वाले उनसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे वो। ओके, तो पारा जो होता है वो मनुष्य के पेट से रिलेटेड बीमारियों से होता है। वहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि मैंने आपको बताया था कि कार के वाहनों से निकलता है और सबसे ज्यादा वायु को प्रदूषित यही करता है, जो कि रक्त जो संचार होता है हमारा, जो BP होती है उस प्रकार की बीमारी होती है इससे। और नेक्स्ट आपका शीशा, जो कि कार से ही निकलता है, वो भी आपका किस प्रकार की बीमारी करता है, तो मस्तिष्क से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो इसी के कारण होती है। ओके, तो ये थे कुछ इसके प्रभाव। अब इसी के साथ साथ में इसके उपाय क्या हैं इसको ठीक करने के, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका तो यही है कि वृक्ष लगाओ ज्यादा से ज्यादा। जितने भी वृक्ष लगाओगे, वृक्ष क्या करते हैं, वायु को आप क्या करते हैं, वो एक तरीके से रिफ्रेश करते हैं, जैसे कि एयर प्यूरिफाई करता है वैसे ही आपका वृक्ष काम करते हैं। जो उसकी पत्तियां होती है वो CO2 को अपने अंदर ले लेती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो उससे क्या होता है, आपका आसपास का वातावरण क्या होगा, स्वच्छ होता है, अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा अधिकतर जो आप सरकारी दफ्तरों के आसपास जाओगे तो अशोका के पेड़ आपको बहुत देखने को मिलेंगे। वो क्यों मिलते हैं, तो अशोका का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो आसपास के जो धूल कण होते हैं ना, हवा में उड़ रहे होते हैं, जैसे कि धूल उड़ती है आंधी में, तो वो जो अशोका का पेड़ होता है वो धूल कणों को अपनी पत्तियों में चिपका लेता है, जिसके कारण क्या होता है, वो आसपास का वातावरण वो धूल रहित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो हवा वहां की स्वच्छ हो जाती है। तो अशोका का पेड़ इसमें बहुत ज्यादा आपका क्या करता है, साथ निभाता है।
नेक्स्ट है वैकल्पिक आपके जो ईंधन का प्रयोग करना, मतलब जो आपके नेचुरल सोर्सेस में आपके मिले जाते हैं जिससे ज्यादातर आपके क्या होते हैं, वो आपके ऐसे ईंधनों का इस्तेमाल करना जिससे कम से कम वातावरण को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि पवन ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी, इस प्रकार की ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा हमें प्रयोग करना चाहिए। और उसी प्रकार से आजकल देखा होगा आपने नई तरीके का जो नई आपकी वाहने आ रहे हैं उनको धीरे धीरे ट्रांसफर किया जा रहा है BS4 की तरफ। तो ये BS4 क्या होता है, तो इससे जितना भी आपका ये नंबर बढ़ेगा उतनी ही वायु प्रदूषण क्या होगा, जो आपके आसपास का वातावरण है उनका जो प्रदूषण लेवल होगा वो कम होगा। तो अब जो सरकार कर रही है वो 2020 तक का उनका ये टारगेट है कि जो भी जितनी भी गाड़ियां उनको BS6 की तरफ लेके जाया जाए। अभी जो चल रही है हमारी वाहनें वो BS4 पर चल रही हैं। ओके, तो BS6 की तरफ लेके जाया जाए जिससे हमारे आसपास का जो वातावरण है, वायु है, और ज्यादा स्वच्छ हो सके। तो ये कुछ इसके उपाय थे जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपनी वायु को और ज्यादा स्वच्छ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में एक आपका ऑप्शन आता है लाइकेन। अब ये लाइकेन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, लाइकेन एक तरीके का फफूंद होता है जो कि आपका कवक और शेल के द्वारा, वो शवलों के द्वारा मिलकर बना होता है। ये क्या करता है, इसको जिंदा रहने के लिए ना स्वच्छ हवा, एकदम प्योर हवा की जरूरत पड़ती है। ये आपका कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पेड़ों के ऊपर हो गया, दीवारों के ऊपर हो गया, मट्टियों के ऊपर हो गया। तो एक तरीके से एक आप बोल सकते हो काई होती है ये, जिसको शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो इन्हीं के द्वारा मापते हैं कि वायु किस प्रकार से प्रदूषित है, किस प्रकार से नहीं। ये आपका नापने में मदद करती है वैज्ञानिकों को। ओके, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वायु प्रदूषण के पॉइंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए अपना, जल प्रदूषण। अब जब सभी को आपको पता होगा जो हमारे आसपास के नदी नहर, हम धीरे धीरे उनको प्रदूषित करते जा रहे हैं। कैसे, उसमें कचरा फेंककर। ये आसपास के जो फैक्ट्रियां होती हैं उसके अपरिष्ट पदार्थ, यानी कि जो उसके जल में आपका बनाया जाता है, काम किया जाता है, वो गंदे जल को ही हम नदी में बहा देते हैं। तो धीरे धीरे हमारे नदी नाले उसमें मिक्स करे जा रहे हैं और जल हमारा प्रदूषित होता जा रहा है। तो उसी को क्या कहा जाता है, जल प्रदूषण। जिसका मुख्य कारण जो होता है वो यही होता है, कारखानों का अपरिष्ट पदार्थ जो होता है वो हम नदियों में बहा रहे हैं, जिसके कारण नदी का पानी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। नदी का मतलब भूमि के ऊपर के पानी के साथ साथ भूमि के अंदर जो पानी है ना वो भी प्रदूषित हो रहा है। उसको नापने के लिए क्या करते हैं, तो भूमिगत जल प्रदूषण को मापने के लिए आर्सेनिक मात्रा की मापा जाता है। अगर आपके भूमिगत जल में आर्सेनिक मात्रा की वृद्धि पाई जाती है तो वो क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो बंगाल के साइड के राज्य हैं, देश है, वहां पर आपने देखा होगा, वेस्ट बंगाल जो हमारा राज्य है या बांग्लादेश की तरफ, वहां पर आपने देखा होगा अधिकतर जो पानी का चेकअप करवाया जाता है पीने से पहले या उसको उपयोग में लाए जाने से पहले, वहां के जलों में अधिकतर ये आर्सेनिक मात्रा की ज्यादा वृद्धि पाई जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है, तो वहां पर वो जल क्या है, भूमिगत जल यानी कि जमीन के अंदर का भी जल जो है वो प्रदूषित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूमिगत जल का मापन किस प्रकार से किया जाता है कि वो दूषित है या नहीं, तो आर्सेनिक की मात्रा में अगर वृद्धि होती है तो क्या कहलाता है, आपका प्रदूषित जल कहलाता है। वहीं पर ही भूमि के ऊपर वाला जो जल होता है उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी यानी कि O2 की मात्रा में कमी होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रदूषित पानी कहलाता है, जल कहलाता है, जिसके द्वारा हम BOD के द्वारा हम इसका नापते हैं। जैसे कि मैंने आपको जब जल चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने BOD और COD के बारे में बताया था। मैंने आपको BOD आपका एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि आपकी नदी नहर में मात्रा करता है जलों में मापने की कि कितनी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। तो जल में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होगी पानी उतना ही शुद्ध माना जाएगा। वहीं पर ही देखो, भूमिगत जल जमीन के अंदर आर्सेनिक की मात्रा जितनी ज्यादा होगी प्रदूषित कहलाएगा जल, और पानी के भूमि के ऊपर वाले में जल जो आपका BOD की मात्रा मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना वो शुद्ध कहलाएगा। दोनों उल्टा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, और उसी के साथ साथ में औद्योगिक कचरा, जो कचरा वगैरह जो मैंने आपको बताया नदी नाले में हमने कहा था बहा देते हैं, उसके कारण भी हमारा जल जो है वो धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। जिसका प्रमुख कारण आपके प्रभाव क्या होता है, मानव शरीर में उस पानी के कारण हैजा, टाइफाइड, पीलिया रोग होता है। अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो टाइफाइड जल के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये इसके उपाय क्या हैं, तो उपाय है इसके BOD में सुधार, मतलब जो जल है आपका उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करना। साथ ही साथ में जो हम पेयजल पीते हैं यानी कि पीने वाला जो जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए हमें क्लोरीन, आपका जो क्लोरीन होता है उसका उपयोग करना। क्लोरीन जो होता है अधिकतर आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर टैंकर वगैरह सप्लाई होता होगा पानी का, तो उसमें थोड़ा बहुत आपने देखा होगा पानी कड़वा सा लगता है, वो इस क्लोरीन के कारण ही होता है। क्लोरीन का पानी में उपयोग करोगे तो पानी क्या होगा, वो शुद्ध होगा। तो पेयजल में आपका जितना ज्यादा मात्रा हो सके, और एक
जो कंसिस्टेंट होती है आपकी क्लोरीन की, उसका प्रयोग करें। और साथ ही साथ में जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति चलाई जा रही है, जैसे कि नमामि गंगे चलाया गया था 2015 आपका 14-15 में, गंगा को साफ करने के लिए, उसी के साथ साथ में यमुना को, अलग अलग का आपके नदियों को साफ करने के लिए परियोजना लाई जा रही है। तो ये भी क्या है, सरकार की तरफ से इसके उपयोग है, इसके एक तरीके से ठीक करने के और बढ़ रही है हमारी सरकार। तो ये था आपका पूरा का पूरा जल प्रदूषण के बारे में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मृदा प्रदूषण। देखिए मिट्टी का प्रदूषण क्या होता है, तो देखो शाब्दिक अर्थ में भूमि के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में ऐसा परिवर्तन की वजह से ही इसकी सार्वभौमिक गुणवत्ता या उपयोगिता नष्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन, जो कि मनुष्य के लिए क्या होती है, दिन प्रतिदिन खतरनाक होती रहती है। जिसके कारण प्रमुख कारण क्या होते हैं, तो सबसे पहला प्रमुख कारण यही है कि रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, एक तरीके से एग्जांपल ले लो, पंजाब में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही, ट्रेन का नाम क्या है, कैंसर एक्सप्रेस। क्यों है उसका नाम उसका कैंसर एक्सप्रेस नहीं है, वो लोगों ने धर दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मरीज चढ़ते हैं ना, वो इलाज करवाने के लिए बाहर राज्य जाते हैं, जिसमें सारे के सारे जो मरीज होते हैं वो कैंसर के होते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें आपका जो कीटनाशक होते हैं उसका प्रयोग भरपूर मात्रा में किया जाता है फसलों में, जिसके कारण क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। तो फसलों में जब रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल करोगे, उसके कारण वायु भी प्रदूषित होती है और साथ साथ में मृदा भी प्रदूषित होती है। उसी के साथ साथ में मैंने आपको बताया था अम्ल वर्षा हर चीज में नुकसान करेगी। पानी जो आती है मट्टी में आएगी, मट्टी से फसलों में जाएगी, तो फसल को भी नुकसान करती है, मट्टी को भी नुकसान करती है। साथ ही साथ में जल प्रदूषित होगा तो मिट्टी आपके अपने आप प्रदूषित हो जाएगी, क्योंकि जल हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वायु प्रदूषित होगी तो वायु से जो वर्षा होती है वो भी आपकी मृदा को प्रदूषित करेगी। साथ साथ में हमारे जो घरेलू कचरे होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन वगैरह जो होती है, हम एक तरफ रख देते हैं स्वच्छ रखने के लिए आसपास के वातावरण को, लेकिन हम मट्टी का ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। वो धीरे धीरे जो मट्टी होती है, पॉलीथीन एक तरीके की पन्नी जो होती है, वो एक ऐसी चीज है जो कभी भी पूर्ण तरीके से नष्ट नहीं होती है, जो कि हमारी मिट्टी के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। और साथ ही साथ में जो हमारे खनन के द्वारा जो खादानें खोदी जा रही हैं, अलग अलग प्रकार से खाने प्रयोग में करी जा रही है, बनाई जा रही है, उसके कारण भी आपकी मृदा प्रदूषण बहुत ज्यादा कारणों में होता है। और सभी को पता है मृदा प्रदूषण के कारण अगर आपकी फसल सही नहीं उगेगी तो धीरे धीरे प्रकार की जो फसल उगती है वो मनुष्य ही खाता है, तो मनुष्य के अलग अलग प्रकार की पेट से रिलेटेड, आपकी स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। अब इसको ठीक करने का उपाय क्या है, तो ये जो चीज मैं आपको कारण बता रहा हूं, इस चीजों का हम उपयोग कम से कम करें। जैसे कि रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खादों की जगह आप क्या कर सकते हो, घरेलू खाद जैसे कि नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग प्रकार के आप खेती पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको काफी चीज की आपको वहां पर जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जांपल गौमूत्र इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस प्रकार की खाद जो कि आपके नेचुरल सोर्सेस होते हैं वहां से उपयोग करने चाहिए, ना कि हमारे केमिकलों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो इनका जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना ही हमारी मृदा क्या होगी, उपजाऊ बनेगी। तो ये था हमारा आपका मृदा प्रदूषण। और लास्ट है हमारा ध्वनि प्रदूषण। अब ये ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो देखो इसका जो आपने आसपास का जो हमारा वातावरण है उसमें धीरे धीरे जो वाहनों की, ट्रकों की या फिर एरोप्लेनों की जो आप बोल सकते हो, धीरे धीरे क्या हो रही है, मात्रा बढ़ती ही जा रही है। फॉर एग्जांपल आजकल के गाने वगैरह, डीजे वगैरह, साउंड वगैरह बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके कारण आपके जो प्रदूषण था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक जेट इंजन जो होता है वो कम से कम आपका 120 से लेकर 150 डेसिबल तक का क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है, जो कि मनुष्य की सुनने की शक्ति से दुगने से ज्यादा हो जाता है वो। ओके, तो इसका प्रमुख कारण यही है हमारे आसपास के वातावरण में बढ़ती हुई वाहनों की संख्या, जिसका कारण मैंने आपका सामने लिख रखा है कि वाहनों का शोर जो होगा, संख्या बढ़ रही है तो धीरे धीरे वाहनों का शोर भी बढ़ेगा। साथ साथ में हम जो पटाखे वगैरह का उपयोग करते हैं, वो पटाखों से जो आपका आवाज निकलती है ना, वो भी लगभग 100 से लेकर 120 के डेसिबल के आसपास होती है, हमारे सुनने की शक्ति के डबल। उससे भी हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि का मापन, यानी कि जब ध्वनि का जो शोर होता है उसका मापन किसके द्वारा, किसमें किया जाता है, तो डेसिबल में किया जाता है। एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम ही डेसिबल था, तो उन्होंने अपने नाम पे ही कर दिया इसको, डेसिबल के द्वारा ध्वनि का मापन किया जाता है। और एक सामान्य मनुष्य के लिए 60 से 70 डेसिबल की जो मध्य ध्वनि होती है वो सुनने के लिए, एक मनुष्य की बातचीत करने के लिए नॉर्मल वे है। वैसे जो अभी मैं
आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये आपका 50 से 60 डेसिबल 60 डेसिबल तक होता है, लेकिन जब आप चिल्लाते हो, थोड़ा तेज बोलते हो, तब आपका 70 से 80। तो आप बोल सकते हो एक सामान्य व्यक्ति के लिए 70 से 80 डेसिबल बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब एक सामान्य लेवल पर हो जाता है। यहाँ तक के जो डेसिबल होते हैं वो मनुष्य के कानों के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक नहीं होते हैं। इससे ऊपर चला जाए तो मनुष्य के कान के लिए क्या हो जाता है, नुकसानदायक हो जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य कितनी तक सुन सकता है, तो सामान्य लेवल में 70 से 80 डेसिबल तक नॉर्मल है उसके लिए, लेकिन सुनने की जो शक्ति होती है वो 20 से लेकर 20,000 डेसिबल तक, वो 1000 तक होती है, 20 से लेकर 20,000 तक। ओके, लेकिन वो हमारे लिए नुकसान पहुंचती है। सुन तो सकते हैं हम, लेकिन वो हमारे कानों के लिए नुकसान पहुंचाती है। जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती वो 70 से लेकर 80 डेसिबल तक की ध्वनियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप हवा के पत्ते की आवाज आती है ना, वो 20 डेसिबल की होती है। आपने आवाज सुनी होगी, हवा चलती है जब, तो वो 20 डेसिबल की होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला हम बातचीत कर रहे हैं तो 60 डेसिबल में बातचीत कर रहे हैं। एक जेट का जो आप जब जेट चलता है, आपने प्लेन उड़ते हुए देखा होगा, उसमें जो जेट लगे होते हैं, वो जेट जो आपका ध्वनि उत्पन्न करता है, तो वो कम से कम आपकी ध्वनि उत्पन्न करता है 120 से लेकर 150 डेसिबल तक की, जो कि बहुत ज्यादा होता है। उड़ते समय तो इतना आपका वो उपयोग नहीं करता इतना ज्यादा, जितना समय वो लैंडिंग करने पर करता है। लैंडिंग करने पर वो ज्यादा शोर मचाता है। ओके, तो ये थे इसके कुछ प्रमुख कारण, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि ध्वनि का मापन किस में होता है, तो डेसिबल में होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके प्रभाव क्या है, तो देखो इसके प्रभाव भी आपके उसी प्रकार से ज्यादा है। जैसे कि स्वस्थ समस्या हो सकती है, हमारे हृदय रोग हो सकते हैं, मतलब दिल के प्रकार के रोग हो सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, बहरापन हो सकता है। ये सारे के सारे इसके प्रभाव है, अगर ये हमें ज्यादातर अधिकतर हम इसका सामना करते हैं तो। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट आपके प्रदूषण थे, अच्छी तरीके से मैंने आपको डिस्क्राइब कराए। चलिए अब आपसे इससे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, एक बार उनको लगाकर देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो वाहनों के द्वारा कौन सी निकलती है गैस, मैंने आपको बोला था CO निकलती है, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के द्वारा गैस निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। तो CO यानी कि जो वाहनों के द्वारा आपकी CO निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वही है जो आपकी वायु को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है। तो देखो CO2 का मुख्य कारण आपका क्या है, पेड़ों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया, यानी कि पेड़ जो होते हैं वो अपने अंदर सांस लेकर वो CO2 को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और ऐसा पौधे कब करते हैं, तो जब वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तब। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है, CO2 की मात्रा कम होती है जब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में अभिक्रिया करके बनाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो जब जल में मिलती है, मिलने के बाद वो कौन सी आपका क्रिया करके बनती है, वो तो आपकी क्रिया करने के बाद बन जाती है कार्बनिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में किस गैस का प्रमुख योगदान है। तो मैंने आपको बोला था कि कारखानों से जो धुआं निकलता है वो आपका CO2 सबसे मुख्य कारण होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा वायु के माध्यम से मनुष्य के किस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित करता है। तो पारा जो होता है वो वायु के माध्यम से मनुष्य के अंदर जाता है और किस प्रकार के रोग ग्रसित करता है, तो पेट से रिलेटेड रोगों से उसे ग्रस्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक किसके द्वारा यह पता करते हैं कि वायु में कितनी प्रदूषण की मात्रा है। तो मैंने आपको बताया था वायु प्रदूषण को मापने के लिए अधिकतर जो इस्तेमाल करते हैं वो वैज्ञानिक करते हैं लाइकेन का, जो कि आपका कवक और आपका शैलों के द्वारा से बना हुआ था, जिसको शुद्ध हवा की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अगर वो मात्रा आसपास के वातावरण में ही पाया जाता और उसके द्वारा अगर वो मुरझाकर मर जाता है तो उससे पता चल जाता है कि वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करते या जुगाली करने वाले जानवर हमेशा डैश्ड गैस निकालते हैं। तो आपने देखा होगा गाय या भैंस जो होती है वो बैठी बैठी बार बार अपने मुंह चलाती रहती है। तो इस प्रकार की जो जानवर होते हैं वो हमेशा मीथेन जो होते हैं वो उनका गैसों का वो निवारण करते हैं, वो क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, मीथेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी की फुल फॉर्म है। तो बीओडी की फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मैंने आपको बताई थी, जो कि आपके जल के प्रदूषण को मापने में आपकी मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुनने की क्षमता के में कितने डेसिबल तक होती है? तो एक सामान्य मनुष्य की सुनने की क्षमता कितने डेसिबल तक होती है? तो 70 से 80 जो होती है वो नॉर्मल होती है। वैसे आपका 20 से 20,000 तक मनुष्य सुन सकता है, लेकिन वो उसके लिए नुकसानदायक भी होती है। लेकिन सामान्य रूप पर जो हमारे लिए नुकसान नहीं करता वो 70 से लेकर 80 डेसिबल तक नहीं करता। बाकी इससे ऊपर चला जाता है तब वो नुकसान करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो नुकसान हमारे लिए नहीं होता मनुष्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये थे आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो अब हमारे पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया और पूरे के पूरे इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो भी खत्म मैंने आपको करवा दिए हैं। ओके, तो ये था दोस्तों आज के हमारे वीडियो में, आज के हमारे लेक्चर में पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज। अब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से जो मैंने आपको दिए हैं, इन टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि आपका मुझे फीडबैक मिल सके और मैं भी ये समझ सकूँ कि बच्चों की कितनी तैयारी सही चल रही है। ओके, बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ जानकारी लेनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट लेक्चर, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप स्टडी।